हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। इसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन हैं जो कि आपके जो दरोगा एग्ज़ाम है उसके लिए हूबहू प्रैक्टिस सेट के रूप में वैसे ही क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं पहला क्वेश्चन के सामने है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में शिशुनाग वंश के बाद किसने शासन किया? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है हर्यंक वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश और ऑप्शन डी है नंद वंश। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप चाहें तो इसको आप खुद से इसको लगाने का प्रयास करें और अपना स्कोर जांचें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो नंद वंश आया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कलियारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ठीक है, तो कलियारी पट्टू जो मार्शल आर्ट्स है, अगर आपको पता है तो आप बताइए। आप वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर सोच सकते हैं अपने दिमाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सी। ठीक है, केरल। तो कलियारीपट्टू जो है वो केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। ये आपको याद रखते चलना है। आपको ये समझना है कि जितने भी 100 क्वेश्चन हैं वो अभी के अभी, अगर आपको पता नहीं कोई क्वेश्चन तो आप अभी के अभी इन सभी 100 क्वेश्चन को आप याद कर लें, अपने दिमाग में कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन तीसरे पे। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना किस भाषा में की है? क्वेश्चंस को बिल्कुल, कहीं भी क्वेश्चन पढ़िए, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, कहीं भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन को आप बिल्कुल केयरफुली पढ़िए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं। हल्का सा माइनर मिस्टेक होता है क्वेश्चन पढ़ने में और उसी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को प्लीज़ केयरफुली पढ़िए। क्वेश्चन है कि अश्वघोष ने बुद्धचरित्र की रचना किस भाषा में की है? तो यहाँ से फिर हमको ये मिलता है कि अश्वघोष ने ही बुद्धचरित्र की रचना की है। ठीक है, आपको पता हो गया। अब वो किस भाषा में हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन बी सी है प्राकृत और अब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। तो अश्वघोष ने जो उसकी उनकी पुस्तक है बुद्धचरित्र, इसकी रचना किया है उन्होंने संस्कृत में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजवैद्य जीवक किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, तो इसका आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है बिंबिसार और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक मगध महाजनपद था, उसका जो शासक था बिंबिसार। ठीक है, चूँकि हर्यंक वंश से था और इस हर्यंक वंश के बिंबिसार के दरबार में ही इसके राजवैद्य थे कौन? जीवक। ठीक है, तो याद रखना। तो बिंबिसार के समकालीन थे या फिर बिंबिसार के राजवैद्य थे कौन? जीवक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो राजधानी थी किसकी थी बताना है आपको। ऑप्शन अब सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है बिरसा मुंडा की राजधानी थी। ऑप्शन मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि मुंगेर को राजधानी अपनी किसने बनाया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन सी है मीर कासिम और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक आप लोग इसको सोच लिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर कासिम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्वेश्चन 6 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बॉम्बे और ऑप्शन सी वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को आप पहले खुद से लगाइए, उसके बाद से अगर आपको नहीं पता आंसर तो प्लीज़ आप आंसर का वेट कीजिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं 100 तक अगर आप लगा लेते हैं और अपना स्कोर आपका अगर 75 प्लस आता है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, आप आराम से बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा आप और मेहनत कर लें तो आप मेरिट तक पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको सामने 7 नंबर कि प्रसिद्ध नांदेड़ तीर्थ स्थल किस सिख गुरु से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर,
ऑप्शन बी कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है गुरु हरकृष्ण और ऑप्शन डी कह रहा है गुरु अर्जुन देव। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है प्रसिद्ध स्थल नांदेड़। नांदेड़ कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है नांदेड़। और गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई थी, उनका डेथ हुआ था इसी नांदेड़ नामक स्थल पे हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ये सिखों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। ठीक है, तीर्थ स्थल माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां नंबर, हाफ नेल्सन। हाफ नेल्सन जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सामने आपके हैं। ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है गोल्फ और ऑप्शन सी है कुश्ती और ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुश्ती। जो हाफ नेल्सन जो शब्द है कुश्ती खेल से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। इसका ऑप्शन कह रहा है कि ए कह रहा है धर्मसागर, ऑप्शन बी कह रहा है रत्नगंज, ऑप्शन सी कह रहा है धर्मगंज और ऑप्शन डी कह रहा है रत्नाकर। तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, धर्मगंज। जो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका जो पुस्तकालय भवन था उसका नाम था धर्मगंज। ठीक है, और इसको 3 भाग में बांटा गया था। एक का नाम था रत्नदढ़ी, एक का नाम था रत्नसागर और एक का नाम था रत्नरंजक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने 10 नंबर। ठीक है, कंकाल पुस्तक एक है कंकाल। कंकाल पुस्तक रचनाकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहा है ए रणधर सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद रचनाकार हैं किसके? कंकाल पुस्तक है। ठीक है, जैसे एक और पुस्तक है कामायनी, उसकी रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। सब ये आप लोग याद रखिएगा, आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? ठीक है, आप पहले मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ सकते हैं, उसको खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए ही है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको पहले हाथों से लिखा है, फिर इसको स्कैन करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने हाथों से लिखा है, नहीं पहले कहने का मतलब इसको मैं क्वेश्चंस को चुन के इस पर लिखा हुआ है और बनाया हुआ है लेबल देख करके। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एंटवर्प ओलंपिक, ऑप्शन बी कह रहा है कि सिडनी ओलंपिक, ऑप्शन सी कह रहा है लंदन ओलंपिक और ऑप्शन डी कह रहा है एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार अपना गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता? तो आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय की नियुक्ति से पहले मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन था आप बता सकते हैं। जैसे लॉर्ड कैनिंग था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। उसके नियुक्ति से पहले मतलब जब उसकी नियुक्ति हुई थी तब तक तो भारत का जो बादशाहत ख़त्म हो गई। ठीक है, उसकी नियुक्ति से पहले कौन था? तो उसकी नियुक्ति से पहले जो मतलब कह सकते हैं अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, तो वो कौन था? तो ये बहादुर शाह जफ़र। कौन था? बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है कि आचार्य विष्णुगुप्त को हम कौटिल्य भी कह सकते हैं और चाणक्य भी कह सकते हैं। तो इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितनी है? जो अधिकरण है, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र को अधिकरण और प्रकरण में बांटा गया है। ठीक है, तो इनमें अधिकरणों की संख्या कितनी है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अधिकरणों की संख्या कितनी है इसमें? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी 15 अधिकरण हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो प्रसिद्ध नारा है इसके वास्तविक रचनाकार कौन है? ठीक है, बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है ए
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी कह रहा है हसरत मोहानी, ऑप्शन सी बिस्मिल अजीमाबादी, ऑप्शन डी हकीम अजमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में, बट इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। सैंडलर आयोग जो कि 1917 में बनाया गया था, इसी कमीशन की सिफारिश पर पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ठीक है। तो अभी हाल ही में केरल सरकार ने देश का पहला, ठीक है, खुद स्टेट का अपना अलग OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो है केरल सरकार ने। तो उसका नाम क्या बताना है आपको, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है, कौन होगा बताइए। इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि हेलो, और ऑप्शन बी कह रहा है सी स्पेस, ऑप्शन सी कह रहा है डी स्पेस, और ऑप्शन डी कह रहा है तलक्कम। तो इसका आंसर आपके दिमाग में अगर है तो बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी स्पेस, ठीक है। तो केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अपना OTT प्लेटफॉर्म खुद का सरकारी, वो क्या है, वो है सी स्पेस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है रेशम का एक प्रकार टसर, टसर रेशम इनमें से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, झारखंड में पाया जाता है टसर, ठीक है। टसर रेशम का प्रकार है, वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के सामने है 18 नंबर, कह रहे लौह अयस्क के उत्पादन में भारत विश्व में कितने नंबर पर है, ठीक है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में भारत जो है विश्व में कितने नंबर बताना है आपको। ऑप्शन ए है पहले नंबर पे, ऑप्शन बी है चौथे नंबर पे, ऑप्शन सी है पाँचवें नंबर पे, और ऑप्शन डी है दूसरे नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो भारत जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथे नंबर पे है। तो बात करते हैं टॉप पे कौन है। तो टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड पे कौन है तो ब्राज़ील है, थर्ड पे कौन है तो चाइना है, और फोर्थ पे है, चौथे पे है इंडिया, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, नीचे देख सकते हैं 19 और 20 करके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि किस वर्ग के व्यक्ति को, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, मतलब जो सबसे खून को ले सकता है, ब्लड को ले सकता है, ठीक है। तो इसमें बताइए, इसका आंसर आपके सामने है ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए कह रहा है O प्लस, ऑप्शन बी कह रहा है AB माइनस, ऑप्शन सी कह रहा है AB प्लस, और ऑप्शन डी कह रहा है B प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका आप 19 क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर जरूर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ऑप्शन बट बात कर लेते हैं 19 का आंसर क्या होगा। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, AB प्लस, ठीक है। जो सर्वग्राही होता है वो AB प्लस होता है, और जो सर्वदाता जो होता है वो O माइनस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने, सॉरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन विश्व में कौन बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए कह रहा है डिंगलेरन, ऑप्शन बी कह रहा है डोमाराजू गुकेश, ऑप्शन सी कह रहा है आर प्रज्ञानानंद, और ऑप्शन डी कह रहा है अर्जुन रिकेशी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन मैंने बोला था कि आप कमेंट में दीजिएगा, अगर आपको पता हो तो आप दे सकते हैं अपने मन से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित हैं। तो आपने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इनके बारे में सुना होगा, ये चर्चा में थे। तो किस लिए चर्चा में थे, तो आपके सामने ऑप्शंस 4 हैं। ऑप्शन ए कह रहा है तीरंदाजी, ऑप्शन बी कह रहा है शूटिंग, और ऑप्शन सी कुश्ती, और ऑप्शन डी कह रहा है तैराकी। तो ये फेमस है किसके लिए, शूटिंग के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, शूटिंग के लिए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर शूटिंग, निशानेबाजी। तो स्वप्निल कुसाले जो हैं वो भी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में 50 मीटर, ठीक है,
सॉरी पैरालंपिक नहीं, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर इन्होंने क्या बोलते हैं शूट किया था, और उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ, तो इसमें उनको 50 मीटर इन्होंने शूट किया, उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। तो किससे जुड़े हुए हैं, शूटिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं स्वप्निल कुसाले। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पुणे से। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ये कह रहा है कि 1717 में अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान किस मुग़ल बादशाह ने जारी किया था, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है जहांदार शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी फर्रुखसियर और ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी, ठीक है। फर्रुखसियर ने सुनहरा फरमान जारी किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे किसी क्वेश्चन में किसी शासक के बारे में दिया गया है, किसने बनवाया। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा गया है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, यानी किस इनमें से किस विजय के बाद उस दरवाजे का, बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है चित्तौड़ विजय, ऑप्शन बी कह रहा है मालवा विजय, ऑप्शन सी कह रहा है गुजरात विजय और ऑप्शन डी कह रहा है आगरा विजय। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्त ऑप्शन सी, गुजरात विजय, ठीक है। तो गुजरात विजय के बाद से अकबर ने, ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपरांत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अभी हाल ही में श्री श्री रविशंकर जी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो ऑप्शन ए है पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी है फिजी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है सोलोमन आइलैंड। तो दोस्तों इसका जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फिजी जो कंट्री है, इसकी राजधानी सुआ है, एक साउथ पैसिफिक कंट्री है। इसने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, इसको दिया है किसे, हमारे देश के एक मतलब बोल सकते हैं अच्छे इंसान हैं, श्री श्री रविशंकर जी को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके सामने है 25 नंबर। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सामने है आपके। ऑप्शन ए कह रहा है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी कह रहा है संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन सी कह रहा है कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी कह रहा है बी और सी दोनों। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, यानी बी और सी, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रपति को जो चुनता है उस निर्वाचक मंडल में ये संसद के मनोनीत सदस्य और राज्यों के जो विधानसभा होते हैं उनके मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं निर्वाचित सदस्य संसद के और राज्य विधानसभाओं के, वो सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कह रहा था कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो कि जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद मिलती है 54 एंड 54 मिलती है, इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी होते हैं संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट किया रहता है वो लोग शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर जीआई टैग की प्रक्रिया कौन देखता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है WTO, ऑप्शन बी कह रहा है अंकटाड, ऑप्शन सी कह रहा है IMD और ऑप्शन डी कह रहा है IMF। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड लेवल पे जो है जीआई टैग को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर। लिखित में से किसे जननायक कहा गया है, क्या जननायक कहा गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है कर्पूरी ठाकुर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कर्पूरी ठाकुर जी को बोला जाता है जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर जो कि इनको बोलते हैं जननायक, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है
कह रहा है 28 नंबर कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए कह रहा है गुर्जर वंश, ऑप्शन बी कह रहा है उत्पल वंश, ऑप्शन सी कह रहा है परमार वंश और ऑप्शन डी कह रहा है चंदेल वंश। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परमार वंश। तो जो राजा भोज थे एक पराक्रमी राजा थे परमार वंश के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि 34वें ब्याज सम्मान 2024 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है सूर्यबाला को, ऑप्शन बी है शिवशंकरी को, ऑप्शन सी है गुलफारुकी को और ऑप्शन डी है संजीव को। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन ए। ठीक है, सूर्यबाला जी को दिया गया है 34वें ब्याज सम्मान 2024। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर आपके सामने है। कह रहा है कि अजंता की गुफाओं का संबंध है। अजंता की गुफाओं जो ये कहाँ पे है आप जानते हैं, आई होप आप जानते होंगे, ये महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है पद्मपाणी, ऑप्शन बी है दिव्यावदान और ऑप्शन सी है जातक और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसकी वजह का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी ए और सी दोनों इसकी वजह करेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि अजंता की गुफाओं में, ठीक है, पद्मपाणी के चित्र मिलते हैं। ठीक है, और जातक कथाओं पर ये सब आधारित है, बेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा ए और सी, ए और सी दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह और जौहर कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन सामने है, ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो सुल्तान अजलान शाह और जौहर कप का संबंध है हॉकी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने मानव शरीर में आहार नाल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। जैसे आहार नाल होता है बेसिकली छोटी जो होती है, जो नाल टाइप का बना होता है, जो पाइप टाइप का, उस पाइप के ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है म्यूकोसा, ऑप्शन बी है सब म्यूकोसा, ऑप्शन सी है सब सिरोसा और ऑप्शन डी है सिरोसा। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन डी। ठीक है, सिरोसा बोलते हैं ऊपरी लेयर को और सबसे आंतरिक लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, किन के बीच में हुई थी। तो फ्रेंड्स पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 में हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिवाजी शाहजहाँ, ऑप्शन बी है शिवाजी जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है शिवाजी और जयसिंह तृतीय, ऑप्शन डी है शिवाजी और जयसिंह प्रथम। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी शिवाजी और जयसिंह प्रथम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन है अल्मीडा और ऑप्शन बी है नीरोदी कुन्हा, ऑप्शन सी है अल्बुकर्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप बताइए। इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था, तो गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था पहली बार। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कि लोकसभा में, यहाँ पे मैं छूट गया, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोकसभा, जो नवनिर्वाचित लोकसभा होती है उसमें डायरेक्ट कोई अध्यक्ष नहीं बन जाता है, पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रोटेम स्पीकर बाकी अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलवाता है। और जो फिर उसके बाद से क्या होता है कि जो नया जो चुनाव होता है अध्यक्ष का, फिर उसके पद पे जाते ही, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के पद पे जाते ही वो उसी तारीख से वो हट जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो आप बताना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि आर्टिकल 93 का सब क्लोज 1, ऑप्शन बी कह रहा है कि आर्टिकल 94 का सब क्लोज 1, ऑप्शन सी कह रहा है 95 का सब क्लोज 1 और ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 96 का सब क्लोज 1। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 95 का सब क्लोज
वन में दिया गया, ठीक है। और इसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जम्मू कश्मीर की टीम ने कुल कितने मेडल जीते, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7, ठीक है। तो ये जितने भी गेम्स इंपॉर्टेंट जो हैं, जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, इन सभी गेम्स में जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, ठीक है, जो चर्चा में रहते हैं, वो राज्य उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है, वो कितने मेडल जीतते हैं, कितने रैंक पे होते हैं, ये सभी आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो खुद का अपना स्टेट और दूसरे जो स्टेट चर्चा में रहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ है 10 साल बाद, फिर उसके बाद से वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये सब चर्चा में रहते हैं, तो इनके बारे में पता करना, मतलब पता होना चाहिए कि वो उनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे किस गेम में कैसी रहती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि वैश्विक जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ग्रह वर्सेस प्लास्टिक, ऑप्शन बी है प्लास्टिक का सफाया, ऑप्शन सी है योजना का हिस्सा बने, बी द पार्ट ऑफ प्लान्स, और ऑप्शन डी कह रहा है कि मानव कल्याण वेलबींग। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी योजना का हिस्सा बने, यानी बी द पार्ट ऑफ अ प्लान, ठीक है। तो योजना का हिस्सा बने, ये इसका थीम था इस बार का विश्व जैव विविधता का। ये दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को, याद रखना 22 मई को क्या मनाते हैं, इसको मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शुक्र क्या है, सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है, ठीक है। जो लौह चादरें होते हैं जो गैल्वेनाइज्ड होती हैं, वो गैल्वेनाइज्ड किस की परत चढ़ा कर की जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है जिंक, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिंक, ठीक है। तो जिंक की यानी जस्ता की लेयर चढ़ी होती है गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अग्निशमन, ठीक है, अग्निशमन यंत्रों या फायर ब्रिगेड जो होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, गंगा के निचले हिस्से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रमुखता उपयुक्त हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है मक्का, और ऑप्शन डी है जूट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जूट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा है कि फूल फल और बीज धारण करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा, और ऑप्शन डी है टेरिडोफाइटा। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जो फूल फल और बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं उनको बोलते हैं एंजियो, उसके क्या बोलते हैं, सॉरी उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एंजियोस्पर्म। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन व दीव, ऑप्शन सी है दादरा व नगर हवेली, और ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। तो फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सी दादरा व नगर हवेली की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन को फ्रेंड्स किसने रद्द किया था। ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है हार्डिंग फर्स्ट, ऑप्शन सी है मिंटो, और ऑप्शन डी है हार्डिंग सेकंड। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हार्डिंग सेकंड हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर पे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 45 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन तय करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है
लोकसभा सचिव, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। 46 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने का भारत के उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव पहले कहाँ पेश किया जाता है, मतलब कहाँ पेश होता है ऐसे ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बताइए आप पहले। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा, केवल लोकसभा। ऑप्शन बी कह रहा है केवल राज्यसभा। ऑप्शन सी कह रहा है कि संसद के दोनों सदन में से किसी एक में। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले जो उपराष्ट्रपति को पद हटाने का जो संकल्प पहले कहाँ आता है, केवल राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। 47 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से म्यांमार को, जो कंट्री म्यांमार हमारे देश के बगल में है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन ए है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 1935 के थ्रू, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में इसको अलग किया गया था। किसको, म्यांमार को भारत से लगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। 48 नंबर, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का निर्माण किसने किया है फ्रेंड्स। तो इसको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन कह रहा है हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी कह रहा है टीवीएस, ऑप्शन सी कह रहा है बजाज लिमिटेड और ऑप्शन डी कह रहा है यामाहा। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन सी, बजाज जो लिमिटेड ने इसने क्या किया है, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक का निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है, फ्रीडम 125। याद रखिएगा, फ्रीडम 125। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि किस मगध शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। तो सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है बिंबिसार, ऑप्शन बी कह रहा है कालाशोक, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है महापद्म नंद। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, महापद्म नंद। ठीक है, इसने क्या किया था, अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। 50 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान किस राज्य में है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन सी कह रहा है पंजाब और ऑप्शन डी कह रहा है दिल्ली। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पंजाब के पटियाला में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। ठीक है, हाल ही में अंडमान सागर में आए, अंडमान सागर जो पार्ट है बंगाली खाड़ी का, तो अंडमान सागर में आए चक्रवात दाना का नामकरण किसने किया है। ठीक है, तो भी हाल ही में एक चक्रवात आया था दाना, उसका नामकरण किसने किया है बताइए। इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि सऊदी अरब, ऑप्शन बी कह रहा है कुवैत, ऑप्शन सी कह रहा है ईरान और ऑप्शन डी कह रहा है कतर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कतर ने इसका नामकरण किया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग किस दिन से हुई। तो ऑप्शन कह रहा है 11 मई, ऑप्शन बी कह रहा है 10 मई, ऑप्शन सी कह रहा है 12 मई और ऑप्शन डी कह रहा है 16 मई। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 10 मई। ठीक है, इसका हो जाएगा 10 मई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स। क्वेश्चन में कह रहा है 53, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन के सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है 65 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 62 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 35 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक सेवानिवृत्ति आयु होती है जो कि 65 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। 54 नंबर कह रहा है बुद्ध के जीवन के किस घटना को शब्द पद कमल का फूल से परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है गर्भधारण, ऑप्शन बी कह रहा है मृत्यु, ऑप्शन सी कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति और ऑप्शन डी कह रहा है जन्म। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो जन्म है, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कमल के फूल के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है तीसरी पीढ़ी का, ऑप्शन बी है चौथी पीढ़ी का, ऑप्शन सी है पाँचवीं पीढ़ी का और ऑप्शन डी है छठी पीढ़ी का। फ्रेंड्स आपके सामने
इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 5वीं पीढ़ी का। फ्रेंड्स जो बिहार सरकार का जो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कहीं चौथी मिलता है, कहीं छठी मिलता है। बट बिहार सरकार का जो जो पर्यटन विभाग का जो वेबसाइट है उस पर ये 5वीं मिलता है, ठीक है। तो इसको 5वीं ही माना जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। आपके सामने क्वेश्चन 58 कह रहा है, सॉरी 56, ठीक है। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 21 फरवरी और ऑप्शन डी है 22 जनवरी, सॉरी 12 जनवरी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 21 फरवरी को, जो कि यूनेस्को इसको ऑर्गेनाइज करता है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। कौन मनाता है, तो यूनेस्को, याद रखिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 57 का। तो एक सेकेंड, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो विधान परिषद की बात हो रही है, नॉट विधानसभा। तो विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 60, ऑप्शन बी कह रहा है विधानसभा का 1/3, ऑप्शन सी कह रहा है 40 और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, 40। तो विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है 40। और ये क्वेश्चन पूछे कि अगर विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस विधानसभा के, यानी विधान परिषद जहाँ पे है उसमें विधानसभा तो होगा ही, तो उस विधानसभा के 1/3 अधिकतम होगा और जो 40 है वो न्यूनतम होगा विधान परिषद में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोट नहीं देगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा किस आर्टिकल में। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 86, अनुच्छेद बी कह रहा है, मतलब बी कह रहा है अनुच्छेद 88, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 87 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 90। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन बी, अनुच्छेद 88 के अनुसार ये होता है कि महान्यायवादी जो होता है संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है बट उसमें वोट नहीं कर सकता, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 59 की कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। फ्रेंड्स तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। आपके सामने ऑप्शन है शाइस्ता खां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है अफजल खां। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, कह रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स तो ऑप्शन ए है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिडिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी है बटरग्रीक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई थिंक आप लोग जानते होंगे लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब दूध फटता है वो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। फ्रेंड्स जब दही होता है तो दही में क्या हो, कौन से पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उसमें पाए जाते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची जो रेड लिस्ट होता है वो बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन सी, जो केरल सरकार है वो उसने घोषणा की है कि पक्षियों की वो अपनी रेड लिस्ट तैयार करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, जिससे उनका जो विलुप्तिकरण होता है वो थोड़ा कम हो, उस पर ध्यान देंगे, उनके प्रिजर्वेशन पे, ठीक है, उनके कंजर्वेशन पे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, बिहार में गंगा के ऊपर, ठीक है, बिहार में गंगा के ऊपर प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो फिर थोड़ा सा आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, मतलब फिजिकली मैप जो होता है बिहार का उस पर जाना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा है कि बिहार में गंगा के ऊपर प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 7। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो 5। तो फ्रेंड्स बिहार में जो है ना गंगा के ऊपरी जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, वो उनमें कुल मिला के 5 प्रमंडल आएंगे मुख्य तौर पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र द्वितीय, तो इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है एनआईए, ऑप्शन बी है आईबी, ऑप्शन सी है सीबीआई और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन, इसका हो जाएगा भाई फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सीबीआई। ठीक है, इसे संबंध है, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, सीबीआई से संबंध है ऑपरेशन चक्र द्वितीय का। ठीक है, बेसिकली ये साइबर क्राइम को मतलब ख़त्म करने के लिए है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है 64, कह रहा है कि जब जल की बूंदें रंध्र के अंदर जाती है, यानी कहने का मतलब जब जल रंध्र जो उसके अंदर जब पड़ता है, रंध्र में जब जाता है जल, तो तब रंध्र कैसा कैसा उसकी एक्टिविटी होती है। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है बंद हो जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है खुल जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जब जल जो होता है जब रंध्र के अंदर जाता है तो रंध्र खुल जाता है। क्या होता है? रंध्र खुल जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज़ करेक्ट आंसर। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव, ठीक है, जिसमें वहाँ नई निर्वाचित सरकार गठित हुई, जिसकी पार्टी मतलब किस पार्टी की सरकार वहाँ पे गठित हुई थी, जिसकी पार्टी है। ऑप्शन ए कह रहा है बीजेपी, ऑप्शन बी कह रहा है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी कह रहा है नेशनल पीपल्स पार्टी और ऑप्शन सी कह रहा है नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सॉरी। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, ठीक है, जिसके नेता हैं उमर अब्दुल्ला, वो वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उस पार्टी की वहाँ पे सरकार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 66 नंबर कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है। तो असम राइफल्स का मुख्यालय जो है ना फ्रेंड्स, आपको बताना है कहाँ है। ऑप्शन ए कह रहा है गुवाहाटी, ऑप्शन बी कह रहा है शिलांग, ऑप्शन सी कह रहा है कोहिमा और ऑप्शन डी कह रहा है ईटानगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, शिलांग में जो है असम राइफल्स का मुख्यालय है। चलते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे 67 नंबर, कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित समिति एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है 1957, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1985 और ऑप्शन डी है 1986। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1986 में स्थापना हुई थी एल.एम. सिंघवी की। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे 68 नंबर, बिहार के किस ज़िले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कटिहार, ऑप्शन बी है पूर्णिया और ऑप्शन सी है सहरसा, ऑप्शन डी है गया। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूर्णिया जो है यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? तो जूट का, बिहार में। ठीक है, चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक स्मार्ट शहर के अंतर्गत बिहार का कौन सा जिला शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है कि गोपालगंज, ऑप्शन बी कह रहा है पटना, ऑप्शन सी कह रहा है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी कह रहा है गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो गया को है बिहार के अंतर्गत शामिल किया गया है, गया को औद्योगिक स्मार्ट शहर के रूप में। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है रॉबिन्सन, ऑप्शन बी कह रहा है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन डी कह रहा है एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 70 नंबर। ठीक है, इनमें से किस अर्थशास्त्री ने कहा तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए कह रहा है रॉबिन्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी जे.एम. केन्स और ऑप्शन डी कह रहा है एडम स्मिथ। फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। बट इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1924, ऑप्शन डी है 1934। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके सामने ऑप्शन सी 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, 40th नंबर, वो 1924 में हुआ था और उसी की अध्यक्षता एक ही बार सिर्फ महात्मा गांधी ने किया था। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 72 नंबर कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है किससे? तो ऑप्शन ए है डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, ऑप्शन बी है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एस, ऑप्शन सी है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और ऑप्शन डी है डेल्टा वाई बाई डेल्टा सी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो इसके लिए एक सूत्र होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के लिए। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर, सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर, बी है लक्ष्मी महाराज, सी है बिरजू महाराज और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य के रूप में किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था, अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 36वां अधिनियम अधिनियम नहीं, यहाँ पे अमेंडमेंट होना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा है अधिनियम यहाँ पे होना चाहिए संशोधन, ठीक है। ऑप्शन ए है 36वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 और यहाँ पे 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। तो फिर से इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारतीय राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से दिए हैं गए नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो आप ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ दिया गया स्टेटमेंट, मतलब नदी दी गई है और उनको सजाना है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो 1 में सतलज, 2 में है श्योक, 3 में है सिंधु और 4 में है आपको चंबल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आप ध्यान से इसको क्वेश्चंस को पढ़ें और उसको आप आंसर ध्यान से दें। ऑप्शन में उसका आंसर कहीं ना कहीं छिपा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप देखिए ध्यान से कि सबसे ऊपर कौन आएगा। सबसे ऊपर आएगा आपको श्योक, ठीक है, फिर उसके बाद मिलेगी आपको सिंधु। तो 2 3 पहले कहाँ मिलेगा? 2 3 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पहले श्योक मिलेगा, फिर सिंधु मिलेगी, फिर सतलज, फिर चंबल। आपको अगर रखना है उत्तर से दक्षिण तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि पूर्वी घाट के सबसे उच्चतम चोटी का नाम निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कलसुबाई, ऑप्शन बी है अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन सी है अन्नामलाई और ऑप्शन डी है जिंदापाड़ा। तो फ्रेंड्स पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जिंदापाड़ा, ठीक है। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा में ही पड़ता है। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, 21 वर्ष, ठीक है। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर, प्राचीन वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है महिष्मति, ऑप्शन बी अहिच्छत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी चंपा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस यूटीज़ में है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दमन दीव, ऑप्शन बी कह रहा है पुदुचेरी, ऑप्शन सी कह रहा है लक्षद्वीप और ऑप्शन डी कह रहा है दादरा और नगर हवेली। फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पुदुचेरी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पुदुचेरी में है, वो 1037 है, ठीक है, ठीक है। तो बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो वो है 1084 आपको मिलेगा केरल में, ठीक है। इसके बाद मिलेगा राज्यों के मामले में बात करें सबसे अधिक तो मिलेगा 996 आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो सबसे अधिक राज्य के मामले में बात करें सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? केरल, और उसके बाद तमिलनाडु। और यूटीज में बात करें सबसे अधिक कहाँ मिलेगा आपको? पुदुचेरी। कितना? 1037। तो चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नमस्ते योजना में जो नमस्ते है इसका पूरा नाम क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सॉरी, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 कि 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की टीम ने कितने रैंक के साथ कितने मेडल जीते। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 22वें रैंक के साथ 5 मेडल, ऑप्शन बी कह रहा है 21वें रैंक के साथ 5 मेडल, ऑप्शन सी है 19वें रैंक के साथ 6 मेडल, ऑप्शन डी है 15वें रैंक के साथ 10 मेडल। तो दोस्तों इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी 21वें रैंक के साथ 5 मेडल बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, चूँकि इसका 6th सीजन था, इसका 6th एडिशन था और ये हुआ था तमिलनाडु में। और इसका जो मैस्कट था ना वो वीरा मंगाई था। और इसमें बिहार की जो परफॉर्मेंस रही थी वो 21वें रैंक पर था बिहार और 5 मेडल बिहार ने जीता। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 82 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयरलैंड, बी संयुक्त अरब अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध किल नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है सुपीरियर झील और हिरौन झील, ऑप्शन बी है उत्तरी सागर कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कितनी बार की है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है कभी नहीं। फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ 1 बार। भारत ने सिर्फ 2010 में 1 बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। कहाँ पे, हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, कह रहा है कि 1024 टेराबाइट में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1 एक्साबाइट, बी है 1 पेटाबाइट, सी है 1 जेटाबाइट और डी है 1 गीगाबाइट। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 पेटाबाइट, यानी 1024 टेराबाइट में कितने होते हैं, 1 पेटाबाइट होते हैं। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर की रज़्मनामा फारसी में अनुवाद निम्न में से किसका था। ठीक है, जो रज़्मनामा है वो फारसी में किसी न किसी अदर ग्रंथ का अनुवाद है। ठीक है, तो किसका है बताना है आपको। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है महाभारत और ऑप्शन डी है युग वशिष्ठ। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभारत। ठीक है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रज़्मनामा। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। ठीक है, तो ऑप्शन के सामने है अप्रोक्स 12%, ऑप्शन बी है अप्रोक्स 15%, ऑप्शन सी है अप्रोक्स 18% और ऑप्शन डी है अप्रोक्स 20%। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लगभग 18%। इसको हम देखें तो 18.33% थी हमारी लिटरेसी रेट, कब, 1951 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन कंप्यूटर में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है उबंटू, ऑप्शन बी है एंड्रॉयड, ऑप्शन सी है लिनक्स और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। फ्रेंड इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो उबंटू है, एंड्रॉयड है और लिनक्स है ना, ये सभी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल से, याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। चलते फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 2023 में भारत में आयोजित पहली बार G20 देशों के समूह में शामिल नया अफ्रीकन यूनियन जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है इसका है ऑप्शन आपके सामने, पहले ऑप्शन हैं 4, पहले देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए कह रहा है कायरो, ऑप्शन बी है अदीस अबाबा, ऑप्शन सी है अकरा और ऑप्शन डी है अल्जियर्स। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदीस अबाबा। तो जो अफ्रीकन यूनियन है इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, जो कि
अदिस अबाबा जो कि राजधानी है यूथोपिया कंट्री की, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। फ्रेंड्स 2023 में पहली बार भारत में हुआ है G20 सम्मेलन, और इस G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन जो कि एक अलग अफ्रीकन 54 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है वो इसमें शामिल हुआ है। अब G20 से G21 हो गया है, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू और स्निग्धा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू वगैरह पर प्रतिबंध लगाया था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 91 नंबर कि ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पहला ओलंपिक खेल वाला हुआ था 1896 में, फिर दूसरा हुआ था 1900 में, फिर तीसरा हुआ था 1904 में, और चौथा हुआ था 1908 में। फ्रेंड्स 1908 के ओलंपिक से ना 1908 के ओलंपिक से जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, ठीक है, 92 क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x का मान 50, यदि x का 50% 3600 है, ठीक है, तो x का 5% क्या होगा। जाहिर सी बात है x के जब 50% 36 है, ठीक है, तो x का 10%, ठीक है, सॉरी 5% बताना है आपको, बताना है 5% कितना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन 340, 360, 380, 390। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 360, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामने अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने जब दिल्ली पर कब्जा किया उस समय मुग़ल बादशाह कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी है बहादुर शाह प्रथम, और डी है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया था 1803 में, तो उस वक्त मुग़ल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन एक है, मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ के इसका आंसर बताइएगा। पर इसका हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 125, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ही कह रहा है ये 95 वाला 3, 5, 15, 41, और यहाँ पे एक गैप है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। आप सोच के इसका आंसर बताइए, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। 91 यहाँ पे होगा। चलते क्वेश्चन 96 पे। कह रहे हैं कि लेलांग नृत्य कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा चैनल जो है दरोगा वॉरियर, हमने कुछ सोच के इसका नाम रखा है, तो फिर इस चैनल को आप प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही, ये मेरा पहला सेट था, और इसके बाद से मैं आगे भी बहुत सारा सेट लाऊंगा, और क्वेश्चन सिर्फ ये देख कर लाऊंगा कि लेवल मतलब मैच करे, ठीक है। लेवल उसका जो दरोगा का आता है वो मैच करे, और उस हिसाब से आपको हम अलग सेट लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 97 नंबर का। अशोक के समय चीन का शासक कौन था, ठीक है। जो सम्राट अशोक थे उनके समकालीन चीनी शासक कौन था, बताना है आपको। ऑप्शन ए है तुर्मया, ऑप्शन बी है मिंग सेनयांग, और ऑप्शन सी है सी हुआंगती, और ऑप्शन डी है झू। फ्रेंड्स का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआंगती जो था ना वो अशोक के समय, अशोक का समकालीन चीनी शासक था, ठीक है। चलते फिर अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का। 4 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6,410 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा यदि प्रतिवर्ष जो ब्याज दर है वो कितना हो, 10%, ठीक है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, बट इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 10,000, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आप 99 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से विषम की पहचान करें। विषम क्या है, तो ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है टेनिस, मतलब ये लॉन टेनिस है, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है हॉकी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। यदि 6 अंकों की संख्या यहाँ पे दी गई हो, जिसमें भी यहाँ पे 2 अंक नहीं दिए गए हैं, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो बताना है बी और सी का मान। जो यहाँ पे बी और सी है इसको ऐड करके क्या इसका मान आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व, अगर आपको पता हो 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
पानो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन सेट को लेकर। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को प्यार दीजिए, इसको शेयर कीजिए, और तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच।